एक एक्सप्रेशन लिखवाया गया था d2z बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस आर प्लस आर माइनस एच, साथ में था आर प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन लिखवा दिया गया था, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट d2z बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर प्लस आर को कॉमन ले रहे हैं, मिलेगा -1 प्लस आर माइनस एच आर प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर। लिखिएगा, this implies that d2z upon d theta square at theta is equal to 0 is equal to r plus r। सॉल्व करवाइए, इधर आएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस एच आर माइनस एच आर। एक टर्म और होगा ना, आर प्लस आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, मिलेगा दिस इम्प्लाइज d2z अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर प्लस आर, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस एच स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर। उतार हो गया। चलिए आगे देखिए, बुक लाएं क्या इस पेपर की? नहीं लाए? चलिए आगे देखिए। अब हम लोग कहते हैं, जानते हैं, नाउ फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा d2z अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 0, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0, मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा r प्लस आर माइनस एच आर अपॉन आर स्क्वायर लेस देन 0
और ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिवाइड करेंगे वैनिश कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वैनिश कर जाएगा, आपको मिलेगा केवल और केवल एक टर्म मिल जाएगा आर माइनस एच आर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ आर माइनस एच आर लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज पूरे इनइक्वलिटी में एच आर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/h माइनस यहाँ डिवाइड करेंगे 1/r, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/R लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1/h लेस देन 1/R प्लस 1/R। ठीक, एंड आर माइनस एच आर ग्रेटर देन 0, फिर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 1/h माइनस 1/R माइनस 1/R ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1/h ग्रेटर देन 1/R प्लस 1/R। आपको पता है जिस केस में Z मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी, अनस्टेबल की कंडीशन, ये कंडीशन आपकी अनस्टेबल की है, जबकि ये वाली कंडीशन आपकी स्टेबल की है। देख सकते हैं 1/h मैक्सिमम है, 1/h बड़ा है मतलब मैक्सिमम है, h मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी आएगी। 1/h लेस है, 1/h मिनिमम है, h मैक्सिमम होगा, एनर्जी लेवल मैक्सिमम होगा और तुरंत अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, उतार डालिए। कहाँ तक लिखा है? उतारिए। ये जो अनस्टेबल हम ब्रैकेट में लिखवाए हैं वहाँ 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, अभी हम लिखवाएंगे।
पूरा होता गया। इसके नीचे से लिखिए, पहले वाले एक्सप्रेशन के नीचे से लिखिए, विच इज द कंडीशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, विच इज द कंडीशन, which is the condition of a body of unstable equilibrium, और सबसे नीचे से लिखिए यहाँ से, which is the condition of a body of stable equilibrium, which is the condition of a body of stable equilibrium, which is the condition of a body of stable equilibrium। हो गया? नीचे से लिखिए, hence the body is stable, hence the body is stable when z is minimum, when z is minimum, and the body is unstable, and the body is unstable if z is maximum, if z is maximum। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ हेडलाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी resting in other, resting in other fixed concave body, resting in other fixed concave body। ये अब आपका दूसरा आर्टिकल है। देखिए इस आर्टिकल में अब हम लोग कैसे जजमेंट करेंगे। इस वाले दूसरे वाले अब आर्टिकल में आपको इस तरीके की कंडीशन दी गई रहेगी। कह रहा है कॉनकेव बॉडी है ये, इसके अंदर कोई दूसरी बॉडी रखी गई है ये, ठीक है, जो हम बताए थे एक कटोरी के अंदर दूसरी कटोरी। चलिए अब देखिए, मान ले रहे हैं इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, जैसे पहले माने थे A1। स्टार्टिंग में ये दोनों एकदम सीधे लाइन में स्थित होंगे, ये रही इनकी वर्टिकल लाइन, ठीक। अंदर वाले का सेंटर O1, रेडियस R, बड़े वाले का सेंटर O, रेडियस कैपिटल R। ठीक, उसके बाद इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान ले रहे हैं G1, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर इसको ज़रा सा टिल्ट किया गया, टिल्ट करने के बाद ये यहाँ आ गया। नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A2, जिससे टिल्ट किया गया एंगल थीटा। ये लुढ़कने के बाद जिस पोजीशन पे आया C, इसका सेंटर, नया सेंटर मान ले रहे हैं O2, मिला दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थोड़ा सा नीचे मान लीजिए, बहुत ऊपर हो गया। ये इसकी G1 है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान ले रहे हैं G2। परपेंडिकुलर जैसे वहाँ डाले थे H और M।
हॉरिजेंटल सरफेस 90 डिग्री। फिर देखिए ये थीटा, ये भी एंगल थीटा, पीछे वाले में इसको फाई माने थे पूरे को, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, फाई माइनस थीटा। ये छोटा वाला इसके बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई माइनस थीटा, ये इसके बराबर। अब देखिए छोटे वाले की रेडियस r, तो ये भी तो रेडियस बताएगा, ये भी कितना हो जाएगा r। वहाँ पे हमने h बताया था आपको, पलट के देखिए क्या बताया था h। h के लिए आपसे कहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी की नीचे वाले के सेंटर से दूरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेंटर से दूरी, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूरी ये। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस h, ये आपका h। ये पूरी डिस्टेंस h। तो ये छोटा वाला ठीक है, बनाइए। बनाइए हमारा।
देखिए, चलिए के वो पिक ले लीजिएगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो बताए थे कैपिटल आर का मतलब लोअर बॉडी की रेडियस, लोअर बॉडी रेडियस, या मोटा मोटी कह लीजिए बिग बॉडी की रेडियस। स्मॉल आर अपर बॉडी की रेडियस, या कह लीजिए कि स्मॉल बॉडी की, हमको तो स्मॉल बिग ज़्यादा समझ में आता है। एच और जेड। एच के लिए हम आपको बताए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस। और जेड के लिए बताए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बिग बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस, बिग बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए एच सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस। ठीक, जेड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बिग बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बिग बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको क्या मानेंगे? z। कायदे से z का मतलब ये होता, लेकिन हमने इसी को इसके बराबर मान के ये z मान लिया। दोनों आर्टिकल में डिफरेंस कहाँ आता है ये समझिएगा। वहाँ पे ये था, हाइट थी, है ना, इससे डिस्टेंस ऊपर माप रहे थे, यहाँ पे इससे डिस्टेंस नीचे माप रहे हैं, है ना। ये अंतर समझते हैं। बिग बॉडी के सेंटर से, बिग बॉडी के सेंटर से ऊपर बढ़ रहे थे, यहाँ बिग बॉडी के सेंटर से नीचे बढ़ रहे हैं। इसमें जो मैक्सिमम की कंडीशन थी वो उसके लिए मिनिमम की होगी, इसमें जो मिनिमम की कंडीशन होगी उसके लिए मैक्सिमम की होगी, क्योंकि इसमें हाइट पढ़ते हैं, इसमें डेप्थ पढ़ रहे हैं। ये अंतर है, ठीक है। ये आर्टिकल किसी बुक में दिया हुआ नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। अब मेन मोटिव हमारा है z निकालना, निकलवाइए रजनीश। z इज इक्वल टू OH, OH इज इक्वल टू, OH को लिख सकते हैं OA1 HA1, OA1 माइनस HA1, ठीक है। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू OA1, OA1 की डिस्टेंस हम लोग जब निकालेंगे तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये मैच करेगा OA1 या OA नहीं, एक सेकेंड, OA1 की डिस्टेंस ऑलरेडी दिख रही है कैपिटल R, लेकिन हमको किसके टर्म्स में चाहिए? थीटा के टर्म्स में चाहिए, तो उसको थीटा के टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। OA1 को थीटा के टर्म्स में फाउंड आउट करेंगे, और HA1 इज इक्वल टू दिस मच के बराबर होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, और नहीं आएगा तब हमसे पूछिएगा कि कैसे होगा, ठीक है। डायग्राम बना करके ये लिख करके छोड़ दीजिए, ट्राई करिएगा, हो गया तो ठीक है, वरना हम बताएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच कर रहे हैं। चलिए, बढ़े आगे। क्वेश्चन लिखिए एक, लिखिए हेमीस्फेयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, ये नोट कर लिए ना। हेमीस्फेयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम
in equilibrium on a sphere of equal radius, on a sphere of equal radius, on a sphere of equal radius, comma, then show that the equilibrium is unstable, then show that the equilibrium is unstable when the curve and stable when the flat surface on the hemisphere rest on the sphere। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से एक पेपर में आएगा। देखिए क्या कह रहा है। हेमीस्फेयर समझते हैं क्या होता है? सर्किल को जब कट करते हैं तो सेमी सर्किल कहते हैं। स्पेयर को जब बीच से कट करते हैं तो उसको हेमीस्फेयर कहते हैं। डिस्क को कट करेंगे तो सेमी कहलाएगा, बॉल को कट करेंगे तो हेमी कहलाएगा। कह रहा है हेमीस्फेयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन द स्पेयर। ये आपका हेमीस्फेयर होगा और ये आपका स्पेयर होगा। कह रहा है दोनों की रेडियस बराबर है। इसको इसके ऊपर रखा गया है। ये है इसका फ्लैट पोर्शन, ये है इसका कर्व्ड पोर्शन। कह रहा है देन शो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व, मतलब जब इस स्पेयर के ऊपर इसका कर्व्ड पोर्शन रखा जाएगा तो आपको शो करना है ये अनस्टेबल को दिखाएगा। ठीक, आगे कह रहा है एंड स्टेबल व्हेन द फ्लैट सरफेस, जब इसके ऊपर फ्लैट सरफेस इसको रखा जाएगा तो ये स्टेबल को दिखाएगा। यही आपको प्रूफ करना है। जब कोई भी क्वेश्चन करिए तो पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है, एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी है, या फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन है। जैसे इसमें एक बॉडी के ऊपर बॉडी है। ठीक है, दूसरी बात जरा नोटिस करिएगा, 1/h 1/r प्लस 1/r ये फॉर्मूला तब आता है जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी होती है, 1/another। ठीक, और 1/h ग्रेटर देन और लेस देन 1/r माइनस 1/r ये फॉर्मूला तब आता है जब एक बॉडी दूसरे के अंदर होती है, 1/another। अभी हमने एक कटोरी के अंदर दूसरी कटोरी होमवर्क दिया, एक के अंदर दूसरी है तो ये फॉर्मूला आएगा। क्यों? क्योंकि जब एक के अंदर दूसरी होती है तो रेडियस घटती है और एक के ऊपर दूसरी होती है तो रेडियस बढ़ती है, ऐड होती है। ठीक है, तो पहले चेक करिए कि कौन सा आर्टिकल है, एक के ऊपर दूसरा है कि एक के अंदर दूसरा है। ये एक के ऊपर दूसरा है तो प्लस वाला लगेगा। ठीक, अब इसको चेक करना है। तो अब इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए, एच, आर और आर। मान ले रहे हैं इस वाले की रेडियस है स्मॉल ए, कह रहा है ऊपर वाला भी सेम रेडियस का है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल ए। मान ले रहे ओ इसका सेंटर है, ओ डैश इसका सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का ए।
ठीक इसी तरह से यहाँ पे इसका सेंटर O मान ले रहे हैं, रेडियस स्मॉल है, इसका सेंटर यही होगा, गोला कटा है तो इसका सेंटर ये A ही होगा, इसकी भी रेडियस कितनी होगी A। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब देखिए H का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बिग वाले कर्व के सेंटर से डिस्टेंस, कर्व के सेंटर से डिस्टेंस, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर G हो तो G की O से जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, H होगी। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए, चलिए डायग्राम बना लीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस होती थी ना रजनीश। H सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस होती थी, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इससे डिस्टेंस लेते थे तो उसको Z लिखते थे, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस H कहलाती है। Excuse me. हो गया। चलिए, हेमी स्फेयर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3a/8 डिस्टेंस पे होती है। ये आपको पढ़ाया गया था फिजिक्स में, जहाँ पे अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटीज BSc फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। हेमी स्फेयर के लिए किसी भी हेमी स्फेयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब G की डिस्टेंस उसके सेंटर से 3a/8 डिस्टेंस के बराबर होती है। अगर हमको H निकालना होगा तो H का मतलब हो गया AG, AG का मतलब हो गया AO डैश माइनस O डैश G। दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू AO डैश मतलब A माइनस 3a/8, H इज इक्वल टू 5a/8। ठीक, स्मॉल r का मान है A, कैपिटल R का मान है A इस केस में। तो जब हम लगाएंगे 1/h
तो इसका मान आएगा 8/5a एंड 1/r प्लस 1/r लगाएंगे तो आएगा 1/a प्लस 1/a दैट इज 2/a। अब आप बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 8/5a और 2/a में कौन बड़ा है कौन छोटा है। a से a कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 2 है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/h लेस देन 1/r प्लस 1/r। चूँकि h 1/h छोटा है, h बड़ा होगा, एनर्जी अधिक होगी, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। ठीक, इसको देखिए, इसकी रेडियस a, इसके कांटेक्ट में जो सरफेस है वो समतल है, समतल की रेडियस इनफाइनाइट होती है। इस केस में जब हम काम करेंगे तो h का मान निकालेंगे, h का मान सेंटर से g की दूरी, सेंटर से g की दूरी यही h होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। तो h का मान इस केस में कितना आएगा 3a/8। स्मॉल r का मान आएगा समतल दर्पण की रेडियस इन्फिनिटी और कैपिटल R का मान आएगा a। दिस इम्प्लाइज दैट 1/h निकालेंगे तो 8/3a 1/r प्लस 1/r का मान 1/a प्लस 1/infinity। दिस इम्प्लाइज 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/a। ठीक, फिर देखिए सिंस, बताइए भाई कौन बड़ा कौन छोटा है। 8/3a और 1/a में कौन बड़ा है कौन छोटा है। a से a कटेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 है, ये बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/h बड़ा है 1/r प्लस 1/r से। इस केस में 1/h बड़ा होगा, h छोटा होगा, एनर्जी कम होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन से क्या सीख मिली, h मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस। हेमीस्फेयर के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेंटर से दूरी 3a/8 होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेंटर से दूरी 3a/8, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में होंगे उन्हीं की रेडियस लेंगे। जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इसका कर्व्ड पोर्शन है तो कर्व्ड पोर्शन की रेडियस a, इसमें समतल पोर्शन है तो समतल पोर्शन की रेडियस इनफाइनाइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए, let us consider the sphere is of radius, let us consider the sphere is of radius small a such that the radius of hemisphere जरा सा ठीक कर लीजिएगा। लेट अस कंसीडर द रेडियस, द स्पेयर इज ऑफ रेडियस, ब्रैकेट में जो a लिखा है उसकी जगह लिखिए कैपिटल R इज इक्वल टू a, कैपिटल R इज इक्वल टू a, स्मॉल a, हाँ, such that the radius of hemisphere is small r is equal to small a। फुल स्टॉप लिखिए, लाइन चेंज करके, let small h be the distance of center of gravity
be the distance of center of gravity, capital G, capital G, capital G of hemisphere from the point of contact, then there are following two cases. Then there are following two cases. Then there are following two cases. Case 1. When the headline में लिखिएगा, when the curved portion of hemisphere, when the curved portion of hemisphere is in contact with sphere, is in contact with sphere, is in contact with sphere. लिखिए इसमें, in such a case, since we know that the distance of center of gravity ब्रैकेट में लिखिए G, ब्रैकेट बंद, of hemisphere from its center O dash, is लिखिए O dash G is equal to 3a by 8. O dash G is equal to 3a by 8. हो गया. नीचे से लिखिए देन ये पूरा उतार लीजिए यहाँ तक, ये वाला. देन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा उतार लीजिए. हो गया. नीचे से लिखिए, हेंस द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. हेंस द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. केस 2. Case 2. When the flat surface of hemisphere is in contact with sphere, नीचे से लिखिए, in such a case the distance of center of gravity G
from point of contact capital A, from point of contact capital A is h is equal to 3a by 8 is h is equal to 3a by 8। ये आपको याद करके जाना पड़ेगा कि मतलब हेमीस्फेयर के केस में उसके सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस 3a by 8 होती है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर यही बन गया, तो इससे इसकी डिस्टेंस 3a by 8, संजोग से वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। h इज इक्वल टू 3a by 8 एंड ये पूरा यहाँ तक उतारिए। हाँ, स्टेबल तक, ये हम लिखवाएंगे, बस यहीं तक उतारिएगा। तो मौसम की वजह से दिमाग खराब हो गया है। अरे हम तो अपना कोविड टेस्ट कराएं पहले कि कहीं कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया। नीचे से लिखिए hence the equilibrium is stable, hence the equilibrium is stable। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए a heavy uniform cube, a heavy uniform cube C-U-B-E cube, a heavy uniform cube balances on the highest point, balances on the highest point on a sphere, balances on the highest point of a sphere whose radius is small a, whose radius is small a, full stop। If the sphere is rough enough, if the sphere is rough enough to prevent sliding, and if the side of the cube is pi a by 2, then show that the cube can rock, through a right angle without falling। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई
कि क्यूब को बैलेंस किया गया स्फीयर के ऊपर। अगर हम क्यूब को बनाते हैं, क्यूब बनाना देख लीजिएगा भाई, अच्छा भूल चुके हैं। क्यूब हो गया, बैलेंस किया गया है स्फीयर के हाईएस्ट पॉइंट पे। ये रहा हमारा स्फीयर, बैलेंस किया गया है इसके ऊपर। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है हुज रेडियस इज स्मॉल ए, इसकी रेडियस स्मॉल ए है। ये ठीक, आगे कह रहा है इफ द स्फीयर इज रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, ये इतना खुरदुरा है कि ये इस पे फिसलेगा नहीं, स्लाइड नहीं करेगा। एंड इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज पाई ए बाई 2, क्यूब की साइड पाई ए बाई 2 है। ठीक, देन शो दैट क्यूब कैन रॉक थ्रू अ राइट एंगल विदाउट फॉलिंग। क्यूब इसके ऊपर, रॉक का मतलब होता है चट्टान की तरह डटा रहेगा बिना गिरे हुए। कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। मान लीजिए अगर इसको इससे मिलाया जाए, ये हो गया, एक इस कॉर्नर को इससे मिलाया जाए तो ये हो गया। हमको दिखाना यही एंगल पाई बाई 2 है। क्यों? क्योंकि तभी तो ये इसके ऊपर पाई बाई 2 एंगल से डटा रहेगा। डटा रहने का क्या मतलब है कि ये इसके साथ पाई बाई 2 एंगल बना रहा है, तो ये इसके साथ एंगल कब बनाएगा? ये और ये ऐसे स्थित है तो यही एंगल बनाएगा। यही एंगल हमको कितना शो करना है? पाई बाई 2। मान ले रहे हैं ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे मिला दिया। ठीक, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, हमको दिखाना है 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए एक के ऊपर दूसरा सिस्टम रखा हुआ है तो फॉर्मूला होगा 1/h 1/r प्लस 1/r वाला। चूंकि आपको दिखाना है बैलेंसेस ऑन द राइट रफ इनफ टू, इतना मतलब हमको दिखाना है कि ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा, तभी ये इसके ऊपर डटा रहेगा। स्टेबल नहीं होगा तो ये डटा नहीं रहता। स्टेबल के लिए h को कम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब 1/h को मैक्सिमम ये दिखाना पड़ेगा। कैपिटल R, नीचे वाले की रेडियस स्मॉल है, स्मॉल r फ्लैट सरफेस है, रेडियस कितनी होगी? इनफाइनाइट। अब बस h निकालना है। h का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। आपको पता है कि ये मान ले रहे हैं हम कोई पॉइंट, ये P मान ले रहे हैं, ये Q मान ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है हम A मान ले रहे हैं। आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस क्यूबॉइड के एकदम बीच में होगी। अगर ये क्यूबॉइड है, ये पूरा पाई ए बाई 2 है, तो इसका आधा कितना होगा? पाई ए बाई 4। तो चूंकि ये डिस्टेंस इसकी आधी होगी, इस केस में अगर हम AG निकालेंगे, h इज इक्वल टू AG, तो वो पाई ए बाई 2 का आधा होगा। मतलब h की वैल्यू कितनी आएगी? पाई ए बाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट 1/h आएगा 4 पाई a। ठीक, एंड 1/r प्लस 1/r की वैल्यू आएगी 1/a प्लस 1/infinite। दिस इम्प्लाइज 1/r प्लस 1/r की वैल्यू आएगी 1/a। सिंस 4/πa और 1/a में ये बड़ा होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि 1/h बड़ा होगा 1/r प्लस 1/r से। 1/h बड़ा है तो h मिनिमम होगा, h मिनिमम होगा तो ये
स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, अब हमको दिखाना है एंगल के बारे में। आपको पता है कि रोलिंग का कंसेप्ट आगे बढ़ने वाले कंसेप्ट के बराबर होता है। ये जैसे ही रोल करेगा ये पॉइंट यहाँ टच करेगा, तो ये पॉइंट अगर हम B मान लें और ये C मान लें, तो इन द केस ऑफ रोलिंग ये इस पे टच कर जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं आर्क AB इज इक्वल टू, ये कह लीजिए या ये पॉइंट कह लीजिए कि टच करेगा, इज इक्वल टू इतना, इसको P ना मान के P मान लीजिए। ठीक, जैसे ही ये रोल करेगा ये टच करेगा, ये हाँ फिर से बोलिए। जैसे ही ये रोल करेगा ये P आकर के इस पे टच कर जाएगा B पर, तो आप कह सकते हैं आर्क AB इज इक्वल टू A, B किस पे टच करेगा? P पे। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट आर्क AB कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप है AB और त्रिज्या है A, तो AB की जगह थीटा इंटू A इज इक्वल टू AP का मान लिखेंगे तो साइड का आधा, साइड का आधा मतलब 1/2 पाई A बाई 2, A से कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। यही आपको शो करना था कि ये इसके ऊपर 2 थीटा एंगल बनाएगा एंड द वैल्यू ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, लिखिए लिखिए लेट अस कंसीडर अ स्पेयर, let us consider a sphere of radius small a, let us consider a sphere of radius small a on which a cube of edge 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 pi a by 2 is situated with point of contact capital A, with point of contact capital A, such as G be the center of gravity, such as G be the center of gravity of the cube, such as G be the center of gravity of the cube। नीचे से लिखिए the sphere is rough enough to prevent the sliding। अगर स्लाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? रोल करेगा। the sphere is rough enough to prevent the sliding and cube can rock on sphere with only rolling। नीचे से लिखिए let capital R and small r
and small r be the radius of sphere and cube at point of contact capital A, such as small h be the distance of center of gravity g of the point of contact, center of gravity g of the cube from point of contact capital A. Then यहाँ से यहाँ तक उतारिए। समझ में आ रहा है? वो होमवर्क करके आइएगा वो वाला, है ना। नीचे से लिखिए हेंस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। हेंस ए, हाँ नहीं, ये पूरा यहाँ तक। Hence the equilibrium is stable. हो गया। नीचे से लिखिए नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग comma we have now from the principle of rolling comma we have ये हो गया। नीचे से लिखिए hence the total angle that the cube can rock without falling is 2 theta is equal to pi by 2 हो गया। डायग्राम बना लीजिए।
कल बुक लेकर आइएगा। हाँ, बच्चे पिछले साल पढ़े थे मतलब सेकेंड ईयर का आपको नोट्स दे रखे हैं, नहीं समझे हम। अच्छा 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 अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है वही पूरा लिखवाएं, जैसे एक तो पेपर आपका चेंज हो गया, एलपीपी आ गया है ना, इसमें भी कुछ कुछ चेंज हुआ है, तो वो जो जो चेंज हुआ है वो बदल करके पढ़ाया जाएगा। कल भी यही टाइम रहेगा।